नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में आपको कराया है, क्या आपने उसको रिवाइज़ किया? अगर नहीं करा है तो मैं हमेशा से भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन क्लासेस का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप जो है सारी चीज़ें रिवाइज़ कर आएँ। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ पहले इसको आप चाहें तो बंद कर दें, इस लेक्चर को बाद में चला लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। जो भी पुराना हमने पढ़ा है उसको क्विकली जो है गो थ्रू कर लीजिए, एक बार खुद से पढ़ लीजिए। बिलीव मी, अगर आपने चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स या इंट्रोडक्शन जो भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक बार इसको ऊपर जाकर देखते हैं क्या चैप्टर का नाम हमने दिया, इंट्रोडक्शन दिया है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन ढंग से कर लेते हैं, बिल्कुल ए टू जेड एक एक चीज़ को धीरे धीरे से समझ कर लेते हैं, तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में लगभग सारी ही चीज़ें जो है सभी चैप्टर्स की जो है बेसिक्स आपने कवर कर लिए होंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसको समझना, उसको याद करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इन डेप्थ में डिस्कशन ज़रूर होगा, पर उसका बेसिक आपको आता होगा। इसी के लिए दिस इज़ द मस्ट दैट यू रिवाइज एवरीथिंग वट एवर हैज़ बिन डन इन द क्लास। ओके, हाँ जी सर, समझ गए हम। तो आज जो है हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स निकालेंगे कैसे। इनकम टैक्स जो है वो टोटल इनकम पर निकलता है, बेस्ड ऑन एंड बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। इसी से पता लगेगा कि अगर बंदा रेजिडेंट है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर हम पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं। जी मैंने आपको कराया है, 5 हेड से इनकम आती है उसको टोटल इनकम बोलते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है। टोटल इनकम निकालने के बाद जो है इस पर हम टैक्स लगाते हैं। तो टैक्स लगाने की जो प्रक्रिया है या जो इनकम टैक्स निकालना है, उसका भी एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है, उसका भी एक पूरा का पूरा तरीका है। जितनी भी इनकम है उसमें से कुछ ऐसी इनकम होती है जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी लॉटरी निकल आती है या कौन बनेगा करोड़पति में आप जीत लेते हैं, या कुछ गैम्बलिंग से पैसा आता है जो कि इलीगल है, बट अगर आएगा तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जेल होगी वो अलग। लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शोज एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे जो पैसा आता है इन सबको हम कैजुअल इनकम बोलते हैं, क्योंकि आप आमतौर पर नहीं कमा पाते, तुक्के से कमा लेते हैं। और इन कैजुअल इनकम पर आंख बंद करके सीधा ही 30% का टैक्स लगता है। क्या बोला मैंने? कैजुअल इनकम पर सीधा ही 30% का टैक्स लगता है। सर और एग्जांपल दीजिए। जी हाँ, आपको देंगे। दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपके आते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। आगे भी आएगा डिटेल में, बाद में भी आएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को कम समय तक अपने पास रखकर उसे सेल कर देते हैं तो वो होता है शॉर्ट टर्म, और ज़्यादा समय तक अपने पास होल्ड करके रखते हैं और फिर बेचते हैं तो वो होता है लॉन्ग टर्म। सर कितना समय रखना होता है, कितना नहीं रखना होता, वो हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। अभी सिर्फ आइडिया देने के लिए बताया, कम देर तक रहोगे तो होगा शॉर्ट टर्म, ज़्यादा देर तक रहोगे तो होगा लॉन्ग टर्म। अगर बेचने से लॉस आया तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और बेचने से गेन आया तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो चीज़ें हैं ना, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, आज आप जाइएगा आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ पर, होमवर्क, अगर जिसका अकाउंट है या किसी का भी कोई डीमैट अकाउंट है, उस पर आप कुछ खरीदिएगा, कुछ बेचिएगा और ट्रांजैक्शन को देखिएगा। भाई वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वहाँ पर आपको दिखेगा उसका ब्रेकअप कि बाय आपने इतने पर करा, इतना जो है टैक्स लगा, इतना ब्रोकरेज लगा, इतना जीएसटी लगा, वो सारा ब्रेकअप दिया होता है। तो जहाँ पर एसटीटी पेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, वैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये क्या होते हैं हम डेफिनेटली हम बाद में जानेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। इन पर
अगेन स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10%। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। मैंने आपको कराया था ना कि आपकी जो इनकम आई वो कुछ एग्जेम्प्ट हो जाती है कहीं कहीं पे, और बाकी टैक्सेबल होती है, और फिर बाद में डिडक्शन भी मिलती है। वो सब चीज़ें मैंने आपको कराई थी। तो वैसे ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर होगा, आपने ज़्यादा समय तक अपने पास रखकर इसको होल्ड कर कर बेचा है, तो आपको एक बेनिफिट दिया है कि आप ज़्यादा समय तक इनको रखें अपने पास। इसके लिए लॉन्ग टर्म जो है होल्ड करने पर कई बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैंने जो इनकम टैक्स रैप बनाया उसमें भी लिखा है, लॉन्ग टर्म के बनने से करते हैं इंडेक्सेशन हम, इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है भाई, क्या क्या नए नए वर्ड्स ला रहे हो। देखिए, अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बता दूंगा तो आप कहेंगे कैपिटल गेन तो आपने यही करा दिया, सैलरी का चैप्टर आपने यही करा दिया, सारे हेड्स तो आपने यही करा दिया, आपने तो पूरा इनकम टैक्स ही कंप्लीट कर दिया। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि पुरानी क्लासेस में स्टूडेंट्स आकर पूछते हैं सर ये तो आपने ठीक से समझाया नहीं। तो भाई ये तो उस चैप्टर में कराऊंगा ना जब चैप्टर आएगा, बट अगर मैं अभी आपको ये ना बताऊं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि अच्छा ऐसी चीज़ें भी होती है। इसके लिए मुझे कुछ कुछ झलक देने के लिए जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सारा पूरा इनकम टैक्स का सब कुछ बताना पड़ रहा है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया तो फिर जो आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे उसमें सिर्फ उसी चैप्टर की बात होगी और किसी दूसरे चैप्टर की बात नहीं होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस में उसकी बात होगी, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की बात होगी, कैपिटल गेन में कैपिटल गेन की, पीजीबी में पीजीबी की, अदर सोर्सेज में अदर सोर्सेज की, सैलरी में सैलरी की। सिंपल है। टीडीएस आएगा तो टीडीएस की बात करेंगे, एडवांस टैक्स आएगा उसकी बात करेंगे, सेट ऑफ के चैप्टर में सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड के कैरी फॉरवर्ड वो एक ही है, और क्लबिंग के चैप्टर में क्लबिंग करेंगे, रिटर्न के चैप्टर में रिटर्न फाइलिंग करेंगे। तो सब चीज़ों के अलग अलग चैप्टर हैं, बट मैं सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में बता रहा हूँ या एक ही इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं मैंने पूरा इनकम टैक्स करा दिया। सिर्फ आपको बेसिक कराया है आइडिया देने के लिए। अच्छा ऐसा हो सकता है, कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है। अपने पास कम समय तक रखोगे तो शॉर्ट टर्म, ज़्यादा समय तक रखोगे तो लॉन्ग टर्म। और अगर इन चीज़ों से आ रहा है तो उस पर एक स्पेशल रेट दी गई है। शॉर्ट टर्म के केस में 15%, लॉन्ग टर्म के केस में 10%, पर लॉन्ग टर्म अगर ये सब है तो 1 लाख तक आपको एग्जम्प्ट भी किया गया है। आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, बाकी बुक में तो लिखा ही हुआ है, कैपिटल गेन के चैप्टर में लिखा होगा। अगर यहाँ नहीं लिखा होगा तो बाद में लिखा होगा। ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई और लॉन्ग टर्म होते हैं कैपिटल गेन तो उस पर 20% रेट पर टैक्स लगता है। और इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म होते हैं इन चीज़ों के अलावा तो उस पर कुछ स्पेशल रेट पर टैक्स नहीं लगता है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये इसलिए बताने के लिए दिए हैं कि जब भी आप टोटल इनकम निकालेंगे तो उसमें कुछ ऐसी इनकम है जो मैंने यहाँ बताई, ऐसी गिनती की 4-5 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ज़्यादा याद करनी नहीं पड़ेगी। तो वो जो आपकी इंपॉर्टेंट इनकम्स है जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है उसे आप अलग छांट लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद उस पर आंख बंद करके जो टैक्स बनता है वो लगा देंगे। तो ये आपकी हो जाएगी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम को अलग से छांटा, उस पर टैक्स लगा दिया, तो आपका एक पोर्शन टैक्स का निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आप बोलेंगे अच्छा ये मेरी टोटल इनकम थी, इसमें से मैंने माइनस कर दिया स्पेशल रेट वाली इनकम, तो बाकी की जो बच जाएगी वो आपकी नॉर्मल इनकम बच जाएगी। नॉर्मल इनकम का मतलब जिस पे नॉर्मल रेट पर टैक्स लगेगा। और नॉर्मल रेट क्या होती है? जो टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स लगेगा। जी हाँ, टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो उस पर अलग रेट है। अगर यही इनकम कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कमा रहा है तो उसकी अलग रेट है। अगर यही कंपनी कमा रही है तो उसकी अलग रेट है। अगर यही कोई फर्म कमा रही है या एलएलपी कमा रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसकी अलग रेट है। कोई अगर लोकल अथॉरिटी कमा रही है तो उसकी एक अलग रेट है। अगर कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यानी कि जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आया है वो कमा रही है तो उसकी एक अलग रेट है। तो यानी कि आपको हमेशा टोटल इनकम पहले देखना है आप किसकी निकाल रहे हैं इनमें से। इंडिविजुअल, हफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है तो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। जैसे ही हम आपका पीडीएफ से करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनमें हर पर्सन की अलग रेट गिवन है। सिमिलरली पर्सन को इसलिए भी क्लासीफाई करा हुआ है आपके इनकम टैक्स एक्ट में क्योंकि कहीं कहीं पे जो है कुछ एग्जेम्पशन, कुछ डिडक्शन किसी किसी को दी हुई है। यानी सिर्फ इंडिविजुअल को दी है, हफ को दी है, कहीं पर सिर्फ कंपनी को बेनिफिट दिया है, कहीं पर सिर्फ फर्म को दिया है, ऐसा कहीं पे लोकल अथॉरिटी को दिया है, एओपी, बीओआई को दिया है कहीं पे, और इनके लिए अलग अलग रेट बताइए। और इनके अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकलते हैं, वो रेजिडेंशियल स्टेटस में देखेंगे। इसीलिए जो है पर्सन के लिए क्लासीफाई करा है। क्योंकि आप खुद बताइए क्या हमारे जो कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जो एक इंसान भी कर सकता है, एक कंपनी बनाकर भी कर सकता है,
फर्म बनाकर भी कर सकता है, कोई एसोसिएशन, लोग मिलकर भी एक एसोसिएशन बना सकते हैं। क्या होती है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो क्या वो सब मिक्स होकर के मतलब सबके लिए सेम ही प्रोविजन ले आए क्या? ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। सबका नेचर अलग है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कमाने का तरीका अलग है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो इसीलिए जो है सबके लिए रेट्स भी अलग अलग हैं। तो एक रेट होती है टाइप ऑफ पर्सन की रेट्स जो हम करेंगे, एक होती है स्पेशल रेट, वो भी हम करेंगे। जो आपकी टोटल इनकम आ गई है उसमें से आप छांट लें कौन सी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है, उसमें आंख बंद करके लगा दीजिए, और बाकी जो टोटल इनकम बच गई है उस पर टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से जो रेट गिवन है उसके हिसाब से लगा दीजिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22, क्योंकि हमें इनकम निकालनी है 2021 ईयर की, तो इसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और उसका अगला साल जो होता है वो इसका असेसमेंट ईयर होता है, जिस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है और अपना फाइनल टैक्स पे करना होता है, जिसकी डेट भी होती है। मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। वैसे 31 जुलाई होती है अगर आपको ऑडिट नहीं कराना है, और 30 सितंबर होती है अगर आपको ऑडिट कराना है। इनकम टैक्स में भी ऑडिट होता है, इनकम टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट। कंपनियों का ऑडिट अलग होता है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट वो अलग है, इंटरनल ऑडिट वो अलग है, टैक्स ऑडिट वो टैक्स में होता है वो अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स लग सकता है, या तो इनकम के बेस पर कुछ ऐसी इनकम जिस पर स्पेसिफिक रेट पर ही टैक्स लगेगा तो उसको आप अलग छांट लेंगे, LTCG, STCG। अनएक्सप्लेन्ड मनी हम करेंगे क्या होता है, डिविडेंड इनकम। वैसे डिविडेंड इनकम पे जो है ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, अब काट दीजिए, सिर्फ कुछ सिनेरियो में स्पेशल रेट पर लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है, तो इसको काट सकते हैं आप, अपने नोट्स को अमेंड कर सकते हैं। और दूसरा है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन, यही मैंने आपको बताया है। अब जरा डिटेल में जान लेते हैं कि ये पर्सन कौन कौन लोग होते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 31 जो है उसमें पर्सन कौन कौन होते हैं वो बताया हुआ है। इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग पर्सन होता है। आप, मैं, मेल, फीमेल, कोई भी जेंडर हो, पर्सन होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक पर्सन है। यानी कौन कौन लोग पैसा कमा सकते हैं, पर्सन पैसा कमा सकते हैं। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई फर्म हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। ये तो आपको सुनकर ही समझ में आ रहा होगा। पार्टनरशिप फर्म सुनी है, फर्म्स आपने सुनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पता है क्या होती है, कंपनी आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो कौन कौन पैसा कमा सकता है वो पर्सन में क्लासीफाई किया हुआ है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर पर्सन जो है मिल जाएं, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, आमिर खान प्लस जो प्रोड्यूसर वाली कंपनी है, तो कंपनी के साथ सिर्फ आमिर खान यानी कि एक इंडिविजुअल ने एक कंपनी के साथ मिलकर एक और गठन कर दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, धूम 3 मूवी के लिए या धूम 4 के लिए। 4 आएगी अब तो, 3 तो जा चुकी, बहुत पुरानी हो गई। धूम 4 के लिए वैसे नहीं आएगी, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, या 3 इडियट्स पार्ट 2 के लिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये इन्होंने मिलकर क्या बनाया, ये ना तो इंडिविजुअल है ना ये कंपनी है, दोनों का मिलकर गठन हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाएंगे तो इसका अलग पैन नंबर आप ले सकते हैं, इसकी जो टैक्सेबिलिटी होगी अलग तरीके से होगी, इसका टैक्स रिटर्न जो जाएगा वो बिल्कुल अलग तरीके से जाएगा, जो उसका फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। बहुत सारे प्रोविजन जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए बहुत अलग तरीके से लगे होंगे। तो इसीलिए अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। यदि सिर्फ इंडिविजुअल आपस में मिल रहे हैं और वो फर्म का गठन नहीं कर रहे हैं तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोलते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं आपको पता है म्यूनसिपल की अथॉरिटीज़ होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD। सिमिलरली ऐसे और भी लोकल अथॉरिटीज़, पंचायत एटसेट्रा होती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये तो गवर्नमेंट का काम कर रही है, इस पर तो टैक्सेबिलिटी होना नहीं चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। योर पॉइंट इज वैलिड माय फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर टैक्स काहे लगेगा भैया, क्यों लगेगा। बट कई बार ये जो है प्रॉफिट मेकिंग का काम भी कर लेती हैं, तो वहाँ पर जो है टैक्स लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो जहाँ नहीं लगेगा उसके लिए एग्जेम्पशन दी हुई है, और जहाँ लगेगा वहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ टैक्स लगेगा, बट आपके कोर्स का ये पार्ट नहीं है। ये CA फाइनल में आप लोग करेंगे। और अगर इनमें से कहीं पर कुछ नहीं आया तो उसको लास्ट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है बट जुरिडिकल पर्सन है, जिस पर केस वेस किया जा सकता है, लाइक टेम्पल हो गया।
जिसे आप सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, लाइक टेम्पल, चर्च एटसेट्रा। ये ना इंडिविजुअल है, ना इन्होंने कंपनी बनाई है, ना ये इंडिविजुअल फैमिली है, ना ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ नहीं है। ये टेम्पल में जो आइडल रखे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें डोनेशन लोग जाकर आ रहे हैं, बस आपने आइडल रख दिया, भगवान की मूर्ति लगा दी, उसमें लोगों ने कहा हमने भगवान को कंट्रीब्यूशन कर दिया, करोड़ों रुपए दे दिए, तो वो भी तो इनकम है। एक मूर्ति टैक्स तो नहीं दे सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको भी कैटेगरी में डाल दिया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो जिसके कंट्रोल में होगा वो जो वहाँ से पैसा वैसा निकालेगा उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। बट अगर वो सारा रिलीजियस काम के लिए यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें टैक्स नहीं देना होगा, तो उसको बोलते हैं एग्जिम्पशन। कोर्स में है नहीं है, फाइनल में है, जी हाँ हो सकती है। आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ये जो पर्सन होते हैं ये इनकम कमाते हैं और इनकी इनकम पर जो है इन्हें टैक्स देना होता है। अब सवाल है कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। नाइस क्वेश्चन। बस ये बता दो हमें तो फटाफट जो है लोगों का टैक्स निकालेंगे, और जैसे जैसे प्रोविजन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताएंगे अच्छा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो टैक्स बचेगा, ऐसे कर दो टैक्स बचेगा, वैसे कर दो टैक्स बचेगा, तो खूब सारा पैसा कमा लेंगे। आपकी सोच अच्छी है, नेक विचार। इनकम टैक्स कैसे निकलता है? इनकम टैक्स निकलता है या तो टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से या टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से। टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से जो उस इनकम पर टैक्स लगता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो तो आंख बंद कर आप डायरेक्टली लगा दीजिएगा। और जो बची हुई इनकम है उसमें टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से लगता है, जो टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से भी हम नीचे पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे कि किसको कितना टैक्स देना होता है। कि इंडिविजुअल है तो उसको 2.5 लाख तक नहीं देना होता, उसके बाद उसको 5% फिर 10% करके देना होता है। जो भी रेट है वो हम पढ़ेंगे, 5%, 20%, 30% जो भी देना होता है वो बाद में पढ़ेंगे। ये कंपनियों को 30% रेट पर टैक्स देना होता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। वो है टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से, कौन सा पर्सन है उसको इतना रेट पर टैक्स देना होगा, तो वो हम बाद में जानेंगे। और कौन सी इनकम है जिस पर तो एक रेट पर ही लगेगा, चाहे किसी भी पर्सन की हो, वो भी हम आगे जानेंगे। और कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दे भी दिए हैं। तो यहाँ पर आप जो है उसके हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो रेट गिवन है, इनकम को रेट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, गवर्नमेंट के कुछ अतिरिक्त खर्चे होते हैं, उसको मीट करने के लिए जो है सरचार्ज लगाया जाता है। तो ये जो सरचार्ज है ये इनकम टैक्स निकलने के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होना। सरचार्ज जो है ये इनकम टैक्स निकलने के बाद इनकम टैक्स की अमाउंट पर, इस अमाउंट पर लगता है। तो ये नहीं है सरचार्ज का मतलब कि भैया इनकम टैक्स निकाल लो और पूरी इनकम पर फिर और टैक्स ऐड कर दो, जिसे सरचार्ज बोलते हैं। नहीं, इनकम टैक्स की अमाउंट पर टैक्स और लगता है, उसे सरचार्ज बोलते हैं। टैक्स ऑन टैक्स कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए गवर्नमेंट लेती है, इसका खर्चा जो है उन चीज़ों के लिए किया जाता है, अतिरिक्त पैसा जो है गवर्नमेंट को चाहिए होता है। तो टैक्स पर टैक्स लगता है। और कब लगता है भैया? तब लगता है जब इनकम आपकी ज़्यादा होती है, 50 लाख से ज़्यादा होती है तब सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से कम होगी तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं, चाहे आप कोई भी पर्सन हो, नहीं लगेगा। जो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं उनको टैक्स के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। जो लोग कम इनकम कमा रहे हैं, जिनकी टोटल इनकम इंडिविजुअल वगैरह के केस में 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है टोटल इनकम, उनको बेनिफिट दिया हुआ है। तो अगर ज़्यादा इनकम होगी तो टैक्स पर टैक्स देना होगा, और अगर कम इनकम होगी तो आपको रिबेट मिल जाएगा। 87A सेक्शन नंबर याद कर लीजिए। सेक्शन क्या है? 87A। कितना मिलेगा? 12,500 रुपये तक का रिबेट मिलेगा। तो अगर मान लो कोई 5,000 रुपये अपनी इनकम कमा रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जिनको रिबेट मिलता है, किनको मिलता है वो भी बाद में करेंगे, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है, आइडिया दिया जा रहा है। देखिए भैया, चैप्टर 1 जो है वो आपका सिर्फ आइडिया देने के लिए। चैप्टर 1 में आपको हर चीज़ का आइडिया मिल रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये चीज़ें होती है, आपको सिर्फ आइडिया मिल रहा है, सिर्फ आइडिया मिल रहा है आपको। ये मत समझ लेना कि सब चीज़ें हो गई जी, सिर्फ अभी आप आइडिया ले रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे होती है इनकम टैक्स में चीज़ें। तो आपका जब इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ यार ये सब चीज़ें हो सकती है। फिर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये हो सकता है, तो वही हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। ये भी हो सकता है, हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुश्किल है, कॉन्सेप्ट दिक्कत है, बट आपको जो है कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो झूठ नहीं बोलूँगा, मज़े मस्ती में कराया जा सकता है, फिर वो मज़े मस्ती में नंबर भी फिर मज़े मस्ती वाले आते हैं,
और अगर डिटेल में कराया जाएगा तो फिर डिटेल में उसको रिटेन करने का भी काम आपका बढ़ जाएगा कि हाँ भाई इतना सारी बातें बताइए तो इतनी सारी हमें याद भी तो करनी पड़ेगी ना, एग्जाम में भी तो आ सकती है ना। तो जो इंडिविजुअल वगैरह होते हैं वहाँ पर जनरली रिबेट मिलती है अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख तक है। तो मान लेते हैं किसी का टैक्स जो है 5,000 बन रहा है तो रिबेट 5,000 की मिल जाएगी, करेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। अप टू लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम 12,500 मिलेगी, 12,500 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे या तो सरचार्ज लगने के बाद या रिबेट, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होगा। या तो किसी की इनकम कम है तो बेनिफिट मिल जाएगा, या इनकम ज़्यादा है तो फिर सरचार्ज लग जाएगा। तो जो भी आपकी यहाँ पर इनकम आएगी आफ्टर सरचार्ज और रिबेट जैसा भी यहाँ पर है एज पर एप्रोप्रिएट सिचुएशन, उसके बाद आप एक सेस लगाएंगे। ये क्या होता है सर? मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इनकम टैक्स आपने निकाला बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम एंड टाइप ऑफ पर्सन। वो निकालने के बाद इसके एग्जाम्पल हैं, जी हाँ हैं, करवाए जाएंगे, आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे। इसमें आपने सरचार्ज जोड़ा अगर लगता है तो उसकी रेट क्या होती है वो भी कराएंगे, या रिबेट आपने दे दिया अगर इनकम कम है तो आपके पास आ गया इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज या रिबेट। इसके ऊपर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे इस अमाउंट के ऊपर 4%। ये जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए जो है इस्तेमाल करेगी, हेल्थ या एजुकेशन के लिए उस पैसे को खर्च करेगी। फिर जो आपका इनकम टैक्स आएगा वो आपका निकल कर आ जाएगा टोटल इनकम टैक्स, जो आपका बनता है पूरे प्रीवियस ईयर का। तो पूरे साल का इनकम टैक्स ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिया। पर होता क्या है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में अगर आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, यानी कि एडवांस में पेमेंट कर दी है टैक्स की, फाइनल टैक्स तो आप असेसमेंट ईयर में ही पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ही पे करेंगे, बट कुछ एडवांस टैक्स जो है यानी कि प्रीवियस ईयर में जब इनकम कमा रहे हैं उसी के साथ आपने थोड़ा बहुत क्वार्टरली पेमेंट होती है टैक्स की, वो आपने कर दी। तो इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर जो टोटल टैक्स बन रहा है उसमें कुछ तो आप प्रीवियस ईयर में ही एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे कर चुके हैं, और कुछ अमाउंट ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको पैसा देने से पहले आपका टैक्स काट लिया हो, जिसको TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कि मान लेते हैं आपने कुछ अर्न किया लेट्स से कुछ भी पेमेंट आपको आनी थी बिजनेस की, और सामने वाले ने जो है उस पर 2% का TDS काट लिया। यानी कि मान लेते हैं 1 लाख की पेमेंट आनी थी तो उसमें 2,000 रुपये आपका किसी ने TDS काट लिया। TDS के प्रोविजन होते हैं जिसमें जब ज़्यादा पेमेंट करी जाती है, कुछ लोग ज़्यादा पेमेंट करते हैं बड़ी अमाउंट की, तो कुछ अमाउंट जो है टैक्स का काट लेते हैं ताकि चेक लग जाए, और वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं आपके नाम पर, आपके पैन के अंडर ही जमा करा देते हैं, ताकि बाद में आपके जो है इनकम टैक्स जब आप भरें तो आप कहें यार इतना तो जो 2,000 रुपये जो है वो मेरा पहले ही कट चुका है, ये मेरा TDS की फॉर्म में जो है सामने वाली पार्टी ने मेरे बिहार पर काट कर जमा करा दिया और मुझे कम ही पैसे रिसीव हुए। तो आपको भले ही 98,000 रिसीव हुए होंगे, इनकम तो आपने 1 लाख कमाई है ना, 2,000 तो उसमें टैक्स, प्रोविजनल टैक्स TDS किसी ने काट लिया। तो यहां पर आप जो है जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इनकम में तो आप पूरा 1 लाख ही जोड़ेंगे, पर जब आप टैक्स निकाल लेंगे उस पूरी इनकम पर तो आप कहेंगे यार 2,000 तो मेरा पहले ही कट चुका है। तो फिर नटशेल में आप बताएंगे अच्छा इतना ऑलरेडी जो है मेरा बनता था, इतना कट गया है ऑलरेडी, तो ये मेरा आ गया इनकम टैक्स पेबल, ये मेरा आ गया इनकम टैक्स पेबल। ठीक है सर, सिंपल है। आपको जो है थोड़ा सा TDS का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। एक होता है पेयर और एक होता है पेई, पैसा देने वाला पेयर, जिसको पैसा मिल रहा है वो पेई। तो इस पेई ने कुछ जो है सर्विस दी होगी, गुड्स सप्लाई करे होंगे, जो भी है सर्विस वगैरह दी होगी, जिसके बदले ये पेयर जो है इसको पैसा देगा। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, तो सारा कंट्रोल अब इसके पास आ गया। ये अपनी इनकम सही दिखाए या ना दिखाए, इसके पास पूरा कंट्रोल है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा की पेमेंट अगर कोई बंदा कर रहा है तो उस केस में बोल दिया गया कि आप पूरी पेमेंट ना करो, 1 लाख रुपए पे कर रहे हो लेट्स से, तो उसमें 2% काट लो और 2,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा दो, किसके? TDS की फॉर्म में, यानी कि टैक्स काट लिया इस व्यक्ति का।
इस व्यक्ति का मैंने टैक्स काट लिया, तो इसी व्यक्ति के पैन नंबर के आगे लिखकर कि भाई ये सर्विस जो है मैंने ली थी, उस पर इतने की पेमेंट है और उस पर 2% बनता है, कहीं 2% कहीं पे 1% कहीं पे 10% करके अलग अलग रेट गिवन है, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी TDS के चैप्टर में, वो मैंने जमा करा दिया। अब ये व्यक्ति जब है ये बोलेगा यार मेरे को तो 98,000 रिसीव हुए, तो कैश रिसीव हुआ है, पर इनकम तो 1 लाख की है आपकी, उसके हिसाब से ये अपना इनकम टैक्स निकालेगा और बाद में कहेगा यार 2,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ TDS की फॉर्म में, कुछ मैं एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे कर चुका हूँ, वो एडवांस टैक्स के चैप्टर में करेंगे। तो बाकी जो मेरा बच गया वो मेरा यहाँ पर आ गया इनकम टैक्स पेबल। हाँ, अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आ गया कि भाई मान लेते हैं कि आपने एडवांस टैक्स जो है दे दिया काफ़ी सारा और किसी ने आपका टैक्स भी बहुत सारा काट लिया, पर जब आपने सारी डिडक्शन लेने के बाद, रिबेट लेने के बाद सब कुछ आपने देखा तो आपका इनकम टैक्स टोटल बनकर तो कम निकला, पर एडवांस टैक्स और TDS ही आपका ज़्यादा कट गया था। एडवांस टैक्स आपने थोड़ा बहुत दिया और बहुत लोगों ने आपका TDS भी काट लिया, वो ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ इनकम टैक्स पेबल की जगह इनकम टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा। मतलब आप रिटर्न भरेंगे, रिटर्न भर कर बोलेंगे भाई साहब ये तो मेरा इनकम टैक्स बनता है, इतना मेरा ऑलरेडी कट गया, तो नेगेटिव में इनकम टैक्स आ गया, तो गवर्नमेंट जो है रिटर्न भरने के बाद जो आप बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, उसमें 6 महीने के विदिन जो है, लगभग 3 महीने में भी आ जाता है, बट 6 महीने के विदिन आपका वो पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। तो कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं, गलत है, करना नहीं चाहिए, बट मैंने देखा है कई सेमी क्वालिफाइड है वो कर रहे हैं ऐसा, CA फाइनल में आ जाते हैं और क्या करते हैं, कोई बंदा आता है बोलता है यार मेरा जो है 5,000 रुपये का रिफंड बनता है, तो वो कहते हैं फीस लगेगी, वो कहेगा रिफंड लेना और उसके लिए मैं पैसे और लगाऊं, मैं तो नहीं लगाऊंगा। तो क्या करते हैं भाई साहब, ये अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं, या कुछ चालाकी ऐसे करते हैं, अब तो नहीं दे सकते वैसे, बट पहले ऐसे करते थे, अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं, कहते ठीक है भाई तेरी फ्री में रिटर्न भर देंगे और रिफंड का पैसा खुद अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं। ऐसे कई लोग कर रहे थे, गलत है, गलत, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, ये आपको नहीं करनी है। इसके भी बहुत तरीके हैं, गलत प्रैक्टिस तो बहुत सारी आएगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। अब जैसे जैसे अब मैंने सोचा है कि बता दूं, पहले नहीं बताता था मैं गलत प्रैक्टिस क्या होती है, मैंने कहा चलो बता देते हैं, टैक्स की चोरी कैसे होती है वो भी बता देंगे, बट नहीं बताना चाहता मैं, क्योंकि जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम होना चाहिए, सिंपल इज़ दैट। और नेक्स्ट ईयर में आप रिटर्न फाइल कर देंगे, जिसकी डेट मैंने आपको बता दी 31 जुलाई है या 30 सितंबर है, इस पर तो लिखा ही नहीं जाता ठीक से, 31 जुलाई है या 30 सितंबर है, कब है आपको बताते हैं। आपका ईयर है 2021, तो 31 जुलाई 21, 30 सितंबर 21, ये डेट है आपकी रिटर्न फाइलिंग की। जिसको ऑडिट करवाना होता है वो इस दिन तक जो है रिटर्न अपनी भर सकता है ITR, और जिसको ऑडिट नहीं कराना होता उनको जल्दी भर देना होता है। अब क्योंकि अभी कोविड के चलते जो पुराना ईयर है 1920 का, उसकी जो असेसमेंट ईयर उसका है 2021 का, उसकी रिटर्न की डेट जो है एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे, तो कोविड की अलग अमेंडमेंट्स हम करेंगे अगर आपके कोर्स में आएगी तो, कि भैया सिर्फ कोविड के चलते गवर्नमेंट ने जो है इन चीज़ों को रिलैक्स करा है, बट एक्चुअली में नेक्स्ट ईयर में वो चीज़ें नहीं होने वाली, सिर्फ वन टाइम मेजर के रूप में जो है गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है। तो वो कौन सी है, वो कोविड के चलते हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या चीज़ें अमेंड हुई, एंड में पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं जो फाइनेंस एक्ट 20 की अमेंडमेंट है, ये उसके हिसाब से हम पूरा इनकम टैक्स कर रहे हैं। कोविड की अगर अतिरिक्त आएगी तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट ईयर का फाइनेंस एक्ट आएगा, वो तो मैं एंड में कराऊंगा ही कराऊंगा, कि भाई एक और साल के लिए आपको एक्स्ट्रा बात मैंने बता दी एक क्लास में, अब आपका जो है चीज़ें और अपडेट हो गई, अपग्रेड हो गई। चलिए भैया यहाँ तक तो हमने बात कर ली है। अब आपके जो है 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद जो है हम आज की क्लास कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ यार हमने कुछ एक्चुअली में टेंजिबल किया है, और क्वेश्चन आंसर होने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एक्चुअली हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। आफ्टर दैट मैं आपको टैक्स रेट कराऊंगा जो होती है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ पर्सन, सरचार्ज की रेट क्या होती है वो करा दूंगा, कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करा दूंगा, रिबेट कब मिलती है वो करा दूंगा, फिर 1-2 कुछ और इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ सिंपल और कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड दैट्स इट। ये आपका पूरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर जैसे ही होता है समझ लेना कि आपने लगभग इनकम टैक्स में जो है चीज़ें जो है जितनी भी होती है वो सारी की सारी आपने समझ ली है, क्लियर कर ली है, बेसिक सबका क्लियर कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, एज्यूम मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर 2021। इसका क्या मतलब है, हर लाइन का मतलब है। देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि आपको जो एक तो टोटल इनकम निकालनी है,
किसकी निकालनी है? मिस्टर एक्स की। और मिस्टर एक्स क्या है? इंडिविजुअल। तो आपको पता लग गया, अच्छा ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल के लिए जो प्रोविजंस लगते हैं वो आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए, अच्छा ये सारे प्रोविजन इंडिविजुअल के लिए लगते हैं, तो मैं समझ गया मेरे को एक्स की निकालनी है। अब यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की बजाय बोल दिया कि ज़्यादा दिन इंडिया में रहा होगा इस साल, तो ये रेजिडेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो निकालना भी पड़ सकता है। अब मिस्टर एक्स क्योंकि रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट की तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, जी हाँ, तो वो भी आपको पता है। उस बेसिस पर जो है यहाँ पर आपको कुछ इनकम दे रखी है। सैलरी से इनकम कमाई है विदाउट डिडक्शन 3 लाख रुपीज़। हाउस प्रॉपर्टी ए से इनकम कमाई है 2 लाख, दूसरे से लॉस आया किसी हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख, आ सकता है, मैंने आपको बताया कैसे आएगा। मिस्टर एक्स ने जो है अपने शेयर्स बेचे हैं मारुति सुजुकी के, 20,000 में खरीदे थे, 30,000 के बेच दिए, शेयर्स को अपने पास 1 साल से कम देर तक रखा, शॉर्ट टर्म होगा। सन है मिस्टर एक्स का, जिसने कि इंटरेस्ट ऑन एफडी कमाया, बेटे ने कमाया, माइनर ने कमाया जी, उसकी एज कितनी है? 10 ईयर्स। तो माइनर कमाएगा तो किसके लिए टैक्सेबल होगा? पेरेंट के लिए टैक्सेबल होगा। मिस्टर एक्स ने जो है एलआईसी का प्रीमियम पे करा है 2021 में, कुछ इन्होंने टैक्स सेवर एफडी में पैसा इन्वेस्ट करा है, कुछ मिस्टर एक्स का बिजनेस है नेपाल में, एग्रीकल्चर इनकम उससे आई है। ओके, आपको टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम जो है नेक्स्ट जो है दे रखी है, टोटल इनकम जो है नेक्स्ट पेज पर दे रखी है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूं कि हम जब भी करेंगे तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में ही करवा देता हूं कि आपको जो है चीज़ें जो है कैसे करनी है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो जब भी आएगा तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। फिर यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। नेक्स्ट ईयर वाले 21-22 कर लेना। साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22, या सिर्फ असेसमेंट ईयर भी लिख सकते हैं 21-22, या सिर्फ प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं 2021, यानी बता रहे हैं कि कौन से साल की आप इनकम निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स बनाएंगे, आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, ऐसे आप डालेंगे और इसमें जो है आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आपने हेडिंग डाली एप्रोप्रिएट, आपने टेबल बनाई, स्केल से आपने टेबल खींची, और इसमें आप जो है इनकम जो भी है हेड वाइज इनकम निकालेंगे, हर हेड की इनकम कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर तो क्या आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सैलरी की इनकम गिवन है, तो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, तो यहीं पर आप दिखाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। मैंने आपको कराया कि सैलरी कमाओगे तो यहाँ क्लियरली दे दिया विदाउट डिडक्शन गिवन है, डिडक्शन नहीं माइनस करी हुई है, तो 50,000 तक की डिडक्शन माइनस करी जा सकती है, ये मानकर कि सैलरी कमाने के लिए 50,000 का खर्चा किया ही होगा, ये गवर्नमेंट ने 50,000 की डिडक्शन दी है। तो आप टैक्सेबल कितना करेंगे? 2.5 लाख रुपए ही आप टैक्सेबल करेंगे। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए जो है वो 2 लाख रुपए है, ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी ये पूरा हेडिंग डाल देना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और फिर नीचे जो है आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिखाना, हाउस प्रॉपर्टी ए से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी बी से लॉस है, क्योंकि नेगेटिव है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये आपका जो है 1 लाख रुपए का इस पर्टिकुलर हेड से आएगा। इसे बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। हमेशा पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ होता है और उसके बाद बच गया तो इंटर हेड सेट ऑफ होता है, वो हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में करेंगे। मिस्टर एक्स ने शेयर्स भी बेचे हैं, उसको अपने पास 1 साल के लिए भी नहीं रखा था, तो कहीं ना कहीं कम समय के लिए अपने पास रखा है, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। तो कैपिटल गेन आप निकालेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो यहाँ लिखेंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे, सेल कंसिडरेशन 30,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा ना 20,000 का, तो इनकम आई 10,000। तो ये आप लिखेंगे, हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मिस्टर एक्स के बेटे ने एफडी का इंटरेस्ट कमाया 50,000 का, तो कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में टैक्सेबल होगा। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट,
एज पर क्लबिंग का चैप्टर, और क्लबिंग के चैप्टर में प्रोविजन है 64(1)(a). क्लबिंग में करेंगे क्या होता है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सेक्शन नंबर याद है तो लिख सकते हैं। ये है 50,000। पर अगर माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड किया जाता है तो मैंने आपको बताया है कि 1032 सेक्शन में 1500 की जो है एक तरह से आप कह दीजिए चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो टैक्सेबिलिटी होगी वो 48,500 रुपीज़ की होगी। तो ये आपने सारी इनकम ऐड कर दी है। LIC का प्रीमियम पे करा, कहीं पर अमाउंट इन्वेस्ट करा, वो तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपने कहीं ना कहीं डिडक्शन लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा है, जो हम डिडक्शन के चैप्टर में करेंगे, उसका आइडिया देने के लिए यहाँ पर सब कुछ डाला है। और आखिरी में आपकी बिजनेस इनकम आ रही है नेपाल से, और वो है एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्रीकल्चरल इनकम पर वैसे तो टैक्स नहीं लगता है एग्रीकल्चरल इनकम पर वैसे तो टैक्स नहीं लगता है, बट अगर वो इंडिया में कमाई जाए तब, इंडिया के बाहर कमाई जाए तो आप बिजनेस ही कर रहे हैं, बिजनेस की इक्विवेलेंट ही माना जाएगा और बिजनेस इनकम मानकर उस पर टैक्स लगेगा। तो ये आपने जो है बिजनेस से कमाया, PGBP से जो है आपका इनकम आया, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये आपका आ गया PGBP 50,000 रुपीज़। तो ये आपने यहाँ पर डाल दिया। सारे हेड से आपने इनकम निकाल ली, वैसे तो निकाल कर दी थी, आपने सिर्फ उसको प्रेजेंट कर लिया, कहीं पे कुछ डिडक्शन एडजस्टमेंट थी वो कर लिया, क्योंकि हमने भी प्रोविजंस नहीं पढ़े कि इनकम कैसे निकलती है, वो निकली हुई इनकम आपको दी गई थी। तो ऐसे आप जो है सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल आपकी इनकम आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ऐड करके देख लेना। ऐड मैं नहीं करता सर, मैं बता दूं क्लास में मैं एडिशन वगैरह नहीं करता हूँ, बट क्योंकि सामने कैलकुलेटर पड़ा है इसके लिए एडिशन करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं करता नहीं हूँ, होमवर्क होता है एडिशन। मतलब आप अपने पास कैलकुलेटर ओपन करते हैं और उसमें आप एडिशन करते हैं। तो ऐड मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास है। 2.5 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 10,000 प्लस 48,500 प्लस 50,000, तो ये कहीं ना कहीं आ गया 4,58,500। 4,48,000 आ रहा है भाई, ये तो हमसे कुछ गलती हो गई क्या? 2.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000 एंड 48,500, सही तो है? क्या हो गया, ये मुझसे गलती तो नहीं हो गई एडिशन करने में? 2.5 लाख प्लस 1 लाख, ये आप क्या 3.5 लाख आ गया। 50,000 करोगे तो आपका 4 लाख आ गया, नहीं आ गया 4 लाख, इन सबको ऐड करोगे तो 4 लाख हो गया। 4 लाख में 10,000 और ऐड करोगे तो 4,10,000 हो गया, और उसमें 48,500 ऐड करोगे तो 4,58,000 तो हो गया। तो 58,000 यहाँ पर करिएगा, करेक्शन है, नोट्स में करेक्शन है, 4,58,500 आएगा, ऐड कर देख लीजिएगा। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम से हम कुछ डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं, माइनस डिडक्शंस। तो सर डिडक्शन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? गिवन है सर, आपने LIC प्रीमियम में पैसा डाला है 10,000, दिखाई नहीं जाता ना इस पे, चलो यहाँ लिख लेते हैं डिडक्शंस। तो उसकी आप अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। LIC प्रीमियम में डाला, कितना है 10,000, प्लस आपने जो है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट कराई है। टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है 2 लाख रुपए की, तो टोटल आपने जो है एक तरह से इन्वेस्ट कर दिया 2,10,000। पर ये डिडक्शन जो है आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन दी जा रही है, और सेक्शन 80C में जो है 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती है। आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लीजिए, आप LIC प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, समृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेवर FD, म्यूचुअल फंड 3 साल का लॉक इन, और लंबी चौड़ी लिस्ट है जो डिडक्शन के चैप्टर में कराई जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। पर सेक्शन 80C की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें सबका मिलाकर भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर डिडक्शन जो है मैक्सिमम 1.5 लाख की लेंगे। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे 1.5 लाख, और 1.5 लाख माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपका 3,08,500। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आएगा 3,08,500 अगर मैंने सही कैलकुलेशन करी है तो, क्योंकि 2.5 लाख
50,000 3 लाख, 4 लाख 4,48,000 प्लस 10,000 तो 4,58,000 होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो जब भी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियरली जो है हेडिंग डालेंगे, आप उसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे, उसको क्लियरली जो है या तो यहीं पर आप सेक्शन का रेफरेंस देकर जो है आप सॉल्व करेंगे। ये भी सेक्शन 16 का रेफरेंस दे सकते हैं जो बाद में हम पढ़ेंगे सैलरी के चैप्टर में। यहाँ भी सेक्शन नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पर भी एडिक्वेट होगा। जैसे यहाँ दिया है 64 1A है, ये 1A है, ये सब करेक्शन है। करेक्शन करके नोट्स फिर अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल ई बुक आएगी तो पूरा जैसे जैसे सेशन चलेंगे बुक जो है रिवाइज होती जाएगी। क्योंकि ई बुक से मैंने नहीं पढ़ाया ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, इससे पहले हैंड रिटन नोट से पढ़ाता था, हाथ से लिखे हुए नोट्स थे, उसको मैंने किसी को बोला टाइप कर दो तो उसने टाइप करा। वो टाइप कर मैंने एक फटाफट गो थ्रू कर लिया कि चलो ई बुक बन जाए, और जिन लोगों ने मुझसे डिमांड करी उनको मैंने पकड़ा दी। अदरवाइज मैंने नहीं दिए किसी को, अब दूंगा ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ई बुक से, तो अब मैं जो है आपको ई बुक दूंगा। तो जैसे जैसे हमारे वीडियोस होंगे तो उसमें पता लगेगा अच्छा ये करेक्शन है, कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट करके फिर मैं जो है लेटेस्ट वर्जन अपलोड कर दूंगा। तो फाइनल जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो आपको एक लेटेस्ट ई बुक मिल जाएगी, उसमें सब कुछ अमेंडेड होगा। इसमें भी अमेंडेड ही है बट कुछ करेक्शन हो सकती है, वो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। और 1500 रुपये जो है वो सेक्शन 10 क्लॉज 32 में एग्जाम्प्ट होते हैं, वो माइनस करने के बाद आपके पास 48,500 आ गए। तो आपने सारे सेक्शन प्रोविजंस लिखे और यहीं पर शो कर दिया। जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसमें दूसरा मेथड होता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी आप दिखा रहे हैं और इसका वर्किंग नोट डालकर आ रहे हैं, वर्किंग नोट 1, और उस वर्किंग नोट में बताया कि मैंने कैसे कैलकुलेट करा है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें गिवन है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतनी है, बट कैलकुलेट कैसे करिए, वर्किंग नोट। पीजीपी की कैसे इनकम कैलकुलेट करिए, वर्किंग नोट। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करा, यहीं पे दिखा दिया जी हमने, यहीं पे दिखा दिया वर्किंग नोट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे कैलकुलेट करिए, वर्किंग नोट। यहाँ लिखा भी नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लिखना चाहिए था। और ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, डिडक्शन माइनस करा, ये आपका टोटल इनकम आ गया। तो ऐसे जो है हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसे भी करेंगे, बट इस केस में जो है मिस्टर वाई जो है एक नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है। तो इसका मतलब इनकी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये नॉन रेजिडेंट प्रीवियस ईयर 2021 में, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर रेजिडेंट हो जाए, हो सकता है इससे पिछले साल रेजिडेंट ही रहे हो। हमें क्या करना, 2021 ईयर की इनकम निकाल रहे हैं और 2021 ईयर में ये नॉन रेजिडेंट हैं, इनकी टोटल इनकम निकालिए। इन्होंने सैलरी अर्न करी, रिसीव करी यूएसए में, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। इनकम अर्न करी इंडिया में 2 लाख रुपए, और ये कंप्यूटेड है। देखिए कई लोग कहेंगे आकर कि भाई इसमें 50,000 माइनस कर देते हैं, आपने बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी होती है, बट यार क्वेश्चन में दे दिया ना कंप्यूटेड, यानी सब कुछ कंप्यूट कर दिया है। तो कंप्यूट कर दिया है तो फिर आप डायरेक्टली जो है 2 लाख ही लिखेंगे, 50,000 माइनस कर दिया है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी आ रही है, ठीक है। आपका बिजनेस लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड आप करके लेकर आ रहे हैं 17-18 का जो है कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस 17-18, तो पुराने साल का जो लॉस बच गया होगा, एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो उसको आगे कैरी कर लिया, तो ठीक है इस साल एडजस्ट कर देंगे। बिजनेस की इनकम आ रही है आपकी 50,000, और पिछली बार बिजनेस का कुछ लॉस पड़ा हुआ था वो भी कैरी होकर आ रहा है, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं आप। नेट इनकम इस हेड में आएगी 30,000, क्योंकि एक बार आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं तो फिर आप सेम हेड से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस बार जो है आप बिजनेस के पर्टिकुलर हेड में इनकम है तो एडजस्ट कर लेंगे, और अगर मान लेते हैं यहाँ इनकम नहीं होती 50,000 की, तो फिर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते, और फिर नेक्स्ट ईयर अगर इनकम आती तो फिर एडजस्ट करते। इंटरेस्ट आपने अर्न करा है एफडी का आफ्टर टीडीएस ऑफ 2000, तो टीडीएस कटने के बाद आपका कितना है 18,000, बट एक्चुअली में आपकी इनकम कितनी है 20,000। क्यों? क्योंकि 20,000 की इनकम है, 2,000 तो टैक्स का पोर्शन है जो काट लिया। तो जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब देख लेना भैया 2,000 तो ऑलरेडी पे कर चुके हो, बट अभी काहे, अभी इनकम तो 20,000 की माननी पड़ेगी। मेजर चाइल्ड ने जो है इंटरेस्ट कमाया, क्या करें सर मेजर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड कमाए तो पेरेंट्स के लिए टैक्सेबल होता है, मेजर चाइल्ड कमाए तो क्या दिक्कत है, 18 साल से ऊपर है तो उसके लिए टैक्सेबल होगा। हम क्या करें उससे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसका कुछ काम नहीं है। वाई सोल्ड इज प्रॉपर्टी इन दिल्ली 50 लाख रुपीज़ की, परचेज करी थी 2019, यानी कि अभी ही पिछले साल परचेज करी एक तरह से और इस साल बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म ही होगा, कम समय के लिए अपने पास रखा। 40 लाख का खरीदा, 50 लाख का बेचा, तो 10 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। कुछ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दिया, कुछ एलआईसी प्रीमियम पे कर दिया, कुछ टैक्सेबल एफडी में पैसा डाल दिया। नॉन रेजिडेंट है भाई साहब मिस्टर वाई, इनकी इनकम आपको निकालनी है। तो वैसे ही कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखेंगे, मिस्टर वाई असेसमेंट ईयर क्या उसकी हेडिंग डालेंगे, रीजन डालकर आएंगे। जब भी आप चीज़ें बता रहे हैं, प्रोविजंस लिख रहे हैं, तो या तो वर्किंग नोट में रीजन डालेंगे या साइड में जो है छोटा सा अगर आप एक लाइन में लिख सकते हैं तो रीजन डालकर आएंगे अपनी टेबल में। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी यूएसए की नॉट इंक्लूडेड एज मिस्टर वाई इज नॉन रेजिडेंट, ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो टैक्सेबल आपने कर दी है।
वो कर दी है आपने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाई, वो टैक्सेबल कर दिया आपने। बिजनेस से इनकम कमाई 50,000, वो भी टैक्सेबल करते, बट इसी बिजनेस से जो है पहले का लॉस भी यहाँ पर आ रहा है, तो उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं ना। पहले नहीं था इनकम तो उसको कैरी करा, तो अब इनकम आ गई तो एडजस्ट कर लो, बेनिफिट मिल गया, आपकी टोटल इनकम कम ही बनेगी इससे। आपका कैपिटल गेन भी आ रहा है क्योंकि आपने जो है घर को बेच दिया, घर से रेंटल नहीं आया, घर को ही बेच दिया। 50 लाख में बेचा तो ये सेल कंसिडरेशन, 40 लाख का था तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यानी 10 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। एफडी का इंटरेस्ट आपका खुद का है, मेजर चाइल्ड वाला नहीं, आपका खुद का है 20,000, इसमें 2,000 कट कर आपको मिला, तो रिसीव 18,000 में, बट इनकम आपकी 20,000 की है। और इसी तरह आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है टोटल में दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल दिक्कत, अगर टोटल मारने में दिक्कत होगी कि एक्सेल नहीं है ना सर, मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मैनुअली किसी ने किया होगा, तो देख लेना। अगर करेक्शन है तो ये मत बोलना गलत हो गया, अरे कॉन्सेप्ट सारे सही है, प्लस माइनस में दिक्कत है तो उसको मेरे को बता देना अगर हो तो, मैं टोटल करके नहीं देख रहा हूँ। अब आ रही है डिडक्शन की, तो आपने पीपीएफ में पैसा डाला, आप कर सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। सेक्शन 80C बोलते हैं आप इन्वेस्टमेंट करिए पीपीएफ में, एलआईसी प्रीमियम में, एफडी में और बहुत सारी और चीज़ों में। आपने करा टोटल 2 लाख, बट 80C में आप 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते, और ये सब 80C की ही डिडक्शन है। तो कहीं ना कहीं जो है आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन लेंगे, और 1.5 लाख की डिडक्शन के बाद आपके पास इनकम आएगी 11 लाख रुपए, 50,006, जिसको फिर यहाँ पर आप करेक्शन कर लिखिए। नहीं सर, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है, राउंड ऑफ करना भूल गए क्या? 1150,010, तो अपर राउंड ऑफ करेंगे, 5 या 5 से ऊपर है तो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे, तो 10 कर दिया ना, 10, 20, 30, 40, 10 का मल्टीपल चल रहा है 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 10 के मल्टीपल में चीज़ें चल रही है, तो 10 के मल्टीपल में आप इसको ले आए, तो टोटल इनकम कितनी आ गई आपकी? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की टोटल इनकम आपकी आ गई 11,50,010 टोटल इनकम, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 एज पर सेक्शन 288A, ठीक है सर, ये भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस करिएगा, जितने प्रोविजंस मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, उसको कॉपी में लिख सकते हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, और कॉम्प्लेक्स है तो है, दिक्कत में है तो है, आसान भाषा में मैं करवा सकता हूँ, फिर उसमें नंबर भी आसान ही आएंगे। बट अगर 80s 90s में नंबर चाहिए तो आपको एक एक चीज़ जो है बारीकी से करनी पड़ती है। तो बस यही सब है, और लगभग आपकी चीज़ें डिस्कस हो गई है। इसी को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जितने भी प्रोविजन है, जितने भी कॉन्सेप्ट से कर लीजिएगा। चैप्टर 1 इज़ रियली क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको टैक्स रेट के बारे में बताऊंगा, किस पर कितनी टैक्स रेट लगती है, और सरचार्ज की रेट के बारे में बताऊंगा। दैट्स इट। तो उसी में जो है बहुत सारा हमारा समय निकल जाएगा, आपको टैक्स रेट समझाने में बहुत सारा समय निकल जाएगा। मैं आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में ही करा दूंगा, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चीज़ें चलती जाएगी, तो 2 क्लास में आपका यहाँ तक हो जाएगा, एंड देन वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस, ऑल द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन 1 क्लास। तो नेक्स्ट 3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जो डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया है, और इसके बाद एक क्लास जो है वो हम स्टडी मटेरियल से भी करेंगे, जब आएगा तब करेंगे, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं जी, हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब स्टडी मटेरियल आ जाएगा तब स्टडी मटेरियल से कर लेंगे, सिंपल इज़ दैट। तो भाई ऐसे ही अगर आप में कोई भी आपको डाउट लगे, आपको लगे यार काश से जो है ना कुछ खुराफात आ रही है दिमाग में, ऐसा होगा तो क्या होएगा, पूछ लो, बिंदास पूछ लो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, शूट आउट कर दो भाई, ये देखो शूट कर दो अपना क्वेश्चन, ये लो बताओ क्या होगा, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए मैं फिर से कई दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट्स ही होते हैं जो पूरा अटेंड करते हैं, तो आप उनमें से हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और आप नेक्स्ट वीडियो भी इसी उम्मीद के साथ देखेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने मिल रहा है, और मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं उसी को जो है नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लूँ, अगर आप कुछ भी मेरे पास लाते हैं तो। ई बुक में करेक्शन जो बताइए वो कर लीजिए, मैं भी कर लूँगा, और बाद में आपको अपडेटेड दे दूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।